अब हम करने चल रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं सिंपल सा नाम देता हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, या इंटीग्रेशन बाय यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड। ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हो। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन समझो। क्या समझना है? प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे आई हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, दो फंक्शन है और दोनों क्या है? मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। ठीक है, दोनों क्या है? मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो अब इसे हम कैसे इंटीग्रेट करें? पहले वाले जो हमने बेसिक करे हैं उसमें हम क्या करते थे? पहले वाले बेसिक में तो हम मल्टीप्लाई कर लेते थे, याद है ना कि भाई मल्टीप्लाई किया, एक सिंपल इंटीग्रेशन बनी। पहले में क्या था बेटा, जैसे हम प्रोडक्ट को ओपन कर लेते थे, प्रोडक्ट सिंप्लीफाई हो जाता था और फिर हम इंटीग्रेट कर लेते थे। अभी जो आप इंटीग्रेशन देखोगे ना, इसके अंदर क्या होगा? एफ एक्स और जी एक्स दो डिफरेंट फंक्शन होंगे। वहां पे क्या था? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा था, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई हो रहा था। लेकिन यहां पर मान लो एक x है और दूसरा e टू दी पावर x है, x इंटू ई टू दी पावर x आ गया। इसको आप प्रोडक्ट करके कुछ नया सिंप्लीफिकेशन नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या होता है कि इसमें किसी भी एक फंक्शन को हम फर्स्ट मानते हैं। मान लो मैंने एफ एक्स को फर्स्ट कंसीडर कर लिया और जी एक्स को सेकंड कंसीडर कर लिया। ठीक है ना, अभी हम ये मेथड पढ़ेंगे कब किसको फर्स्ट लेना है और कब किसको सेकंड लेना है। अभी मान लो हमने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है ना, तो जब ये दोनों बातें डिसाइड हो गई कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, तो मेथड क्या कहता है? देखो कैसे एक्सपेंड करोगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ध्यान से देख लेना अरेंजमेंट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, जो इनका प्रोडक्ट आया बेटा होल इंटीग्रेशन। ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्सपेंड करने का रूल है। ठीक है ना, वहां देख रहे हो dx कैसे लिखा गया है। कई लोग ये dx लिखने के बाद उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड हो गया, फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। जो उनका प्रोडक्ट का आंसर आएगा उसे फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। ठीक है, समझ में आया? करेक्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट किसे लें और सेकंड किसे लें, फर्स्ट किसे लें और सेकंड किसे लें। तो इसके लिए एक बेसिक रूल बोला जाता है आइलेट। क्या बोला जाता है? आइलेट। ठीक है, अब ये रूल देखोगे ना तो एनसीईआरटी में ये रूल नहीं लिखा हुआ, क्योंकि सभी जगह ये रूल नहीं लगता, लेकिन 99.9% क्वेश्चन में ये रूल लगता है। ठीक है ना, तो हम दोनों समझेंगे कि एनसीईआरटी ने क्यों ये आइलेट नहीं लिखा और बाकियों ने लिखा है। सही है, समझ गए? तो अब आइलेट में फर्स्ट जो आई है वो रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई क्या रिप्रेजेंट करता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या उसकी कंपोजिशंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबको पता है कौन कौन से होते हैं? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, या उनकी कंपोजिशन। ठीक है ना, पहला। एल रिप्रेजेंट करता है बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस कौन से हो गए? लॉग एक्स, लॉग बेस ए एक्स, लॉग बेस ई एक्स, इस तरह के हो गए हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। ए रिप्रेजेंट करता है एल्जेब्रिक फंक्शन।
एल्जेब्रिक फंक्शंस क्लियर हो गए? कौन से होंगे एल्जेब्रिक फंक्शंस? जैसे कोई भी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, और कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी रैशनल फंक्शन, ये सब किस में आ गए? एल्जेब्रिक फंक्शन में आ गए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टी रिप्रेजेंट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हो गए? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, ठीक है। ई रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से हो गए? जैसे ई टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स, टू टू दी पावर एक्स, 1/2 टू दी पावर एक्स, ऐसे सारे फंक्शंस क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। समझ गए? अब जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, प्रेफरेंस ऑर्डर है आइलेट का लेफ्ट से राइट की तरफ, जो पहले पड़ेगा उसे आप फर्स्ट मानेंगे। समझ गए? जो पहले पड़ेगा उसे आप फर्स्ट मानेंगे। इस ऑर्डर में जो दूसरी पोजीशन पर होगा उसके बाद वो फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे इंटीग्रेट करना है, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू दी पावर x dx। देख लिया आपने? क्या इन्हें प्रोडक्ट करके कुछ रिजल्ट मिल सकता है? कुछ नहीं मिलेगा, ये तो एज इट इज रहेगा। तो आपने दो अलग अलग फंक्शन देख लिए, एक x और दूसरा ex, यानी एक एल्जेब्रिक हो गया और दूसरा एक्सपोनेंशियल हो गया। तो आई लेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक पहले पड़ेगा या एक्सपोनेंशियल पहले पड़ेगा? एल्जेब्रिक पहले पड़ेगा। तो मैं इसे क्या नाम दूंगा? ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। तो अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट पर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ द फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड होल इंटीग्रेशन। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? e टू दी पावर x, x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, 1 इंटू ई टू दी पावर x आ गया e टू दी पावर x। आ गया प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट करना है, कितना आ गया? x इंटू ई टू दी पावर x, ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x हो गया प्लस c। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, e टू दी पावर x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 प्लस c। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इजी है, ठीक है ना। अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन है x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब फिर दो फंक्शन मिल रहे हैं, कौन कौन से हैं? एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक। अकॉर्डिंग टू आइलेट ऑर्डर में पहले कौन सा आता है? लॉगरिथमिक पहले आता है। तो लॉग फंक्शन को हम क्या मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन, और x को क्या मानेंगे? सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसको हम करते हैं एक्सपेंड, ठीक है ना। चलो देखो, तो क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, सॉरी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड यानी x dx, माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग x, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड और इस पूरे प्रोडक्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन। तो log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x कितना हो गया बच्चों? एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाई 2 dx हो गया। सही है। अब x और x कैंसिल आउट हो गया, 2 बाहर आ गया, यानी ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स डी एक्स।
एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस 1/2, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब आप चाहो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लो, ये आ गया हमारे पास log x माइनस 1/2 प्लस सी। ठीक है ना। तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर सबको समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अंश तेरा ध्यान कहाँ है, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर के बाद अब चलते हैं कुछ स्पेशल केसेस पर, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही वो सॉल्व होते हैं। अब आते हैं हम, कौन सा बेटा, हाँ और पीछे अभी नोट करना है क्या, अच्छा चलो नोट कर लो पहले। अब कुछ स्पेशल केस इस तरीके से हैं कि जैसे मान लो अकेला लॉग फंक्शन आए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ क्वेश्चन मैं डिवाइड करूंगा, इन्हें आप ध्यान रखोगे तो एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम लोग, ठीक है ना। वो सारे अभी हम डिस्कस कर लें। तो आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। अगर अकेला लॉग फंक्शन आता है, अकेला लॉग फंक्शन आता है, तो यहां तो कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, दो फंक्शन नहीं दिख रहे, लेकिन आपने log x का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ log x नहीं पढ़ा ना, ठीक है ना। तो अब इसमें इंटीग्रेट कैसे करते हैं, हम अपनी तरफ से एक नंबर 1 लिखते हैं, 1 इंटू लॉग एक्स। क्या लिखते हैं, 1 इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना। अब आई लेट के अकॉर्डिंग अगर हम ब्रेक करें तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा log x। एल्जेब्रिक में जैसे मैंने बताया कि रियल नंबर्स कांस्टेंट, ठीक है, और x फंक्शन, x से रिलेटेड जितने फंक्शन है सब क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट हमारा log हो गया, सेकंड हमारा 1 हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से एक्सपेंड करो। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, जो रिजल्ट आया होल इंटीग्रेशन। log x एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा x, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना हो गया 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x होल इंटीग्रेशन। ये आ गया x इंटू लॉग एक्स माइनस x और x कैंसिल हो गया 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस लॉग एक्स प्लस सी, x कॉमन ले लिया, ये आ गया log x माइनस 1 प्लस सी, ठीक है ना। अब बन गया ना x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इसको कैसे फॉर्मूले में लिख देंगे, ठीक है ना, समझ गए। वैसे तो हर क्वेश्चन को याद कर लो, सब फॉर्मूला ही बन जाएगा, फिर क्वेश्चन कहां से आएगा, क्यों भाई, ठीक है। यहां तक समझ में आया, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1। दूसरा स्पेशल केस बेटा, अगर हमारे पास कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, सपोज हमारे पास आ गया साइन इनवर्स x dx, समझ गए। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी रूल यही होता है कि 1 इंटू साइन इनवर्स x। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला ही होता है फर्स्ट, और 1 हो गया सेकंड, पाई पार्ट्स लगाना है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसको दो कैटेगरी में ब्रेक कर देता हूं, समझ गए। क्या करता हूं, दो पार्ट में कर देता हूं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, सही है। और कॉसेक इनवर्स का माइनस नहीं होता, माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और सीकेंट इनवर्स x का 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये चार फंक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर स्क्वायर रूट आ रहा है, डेरिवेटिव करके आ रहा है ना, सही है। तो इसमें ये वाला मेथड मत लगाओ 1 इंटू वाला, बाकी करने को कर सकते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन ये मेथड मत लगाओ, ठीक है। अब दूसरा मेथड उसका बताता हूं। और दो फंक्शन कौन से हैं, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, दोनों में रूट आ रहा है नहीं, इसमें आपको 1 लगाना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है वो इजी हो जाता है। देखो कैसे, अगर अकेला साइन इनवर्स आ रहा है तो सबसे पहले इसे सब्स्टिट्यूट कर लो, पुट साइन इनवर्स एक्स टी। ऐसा सिर्फ अकेला आए तब नहीं तब भी करना है, और किसी फंक्शन के साथ आए तब भी यही प्रोसेस यूज करना है, इजी रहेगा। सब्स्टिट्यूट कर दो पहले। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करो, ऐसे डेरिवेटिव मत करो, आप क्या करो, साइन को शिफ्ट कर दो, साइन टी, ये तो फालतू में आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको आने ही मत दो, ठीक है। अब डेरिवेटिव किया तो x का 1 आ गया dx, साइन t का क्या हो गया, cos t dt बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, तो हमारी इंटीग्रेशन चेंज हो गई, साइन इनवर्स x तो t हो गई, dx की जगह क्या हो गया, cos t dt हो गया, इजी हो गया, ठीक है ना। अब आई लेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, फर्स्ट t हो गया, सेकंड cos t हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन t। cos t का इंटीग्रेशन भूल गए, और t का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, cos t का क्या हो गया बच्चों, साइन t dt, ये आ गया t साइन t, साइन t का होता है माइनस cos t प्लस c। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अब आपने ये काम नहीं करना है कि जो t की जगह है सीधा साइन इनवर्स x हर जगह रख देना है, ऐसा नहीं करना, समझ गए। अब क्या करना है कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, कहां पे नहीं रखना, जहां जहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, जैसे ये वाला साइन t, ठीक है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू x है, ये तो हो जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं लिखना कि cos ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स x, ऐसा नहीं लिखना। क्या करना है, जितने भी और टी रेशोज हैं बच्चों, उनको कन्वर्ट कर देना है साइन की फॉर्म में। क्यों साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा साइन टी एक्स के बराबर है, जो कि आप उस साइन टी की जगह सीधा एक्स रख सको, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है इस पार्ट में। टी साइन टी हो गया, कॉस टी की जगह लिख दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सबको क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं। तो t की जगह क्या लिख सकते हो, t की जगह लिख सकते हो साइन इनवर्स x, लिख दिया, ठीक है। और साइन t की जगह क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। केस समझ में आ गया। अब ऐसे ही वर्किंग आप कर पाओगे कॉस इनवर्स एक्स की, अकेला आ जाए तो, ठीक है, सीकेंट को सीकेंट इनवर्स एक्स की, सीकेंट इनवर्स एक्स की, हो जाएगा ना, ठीक है। नोट कर रहे हो, आगे बढ़े हम, कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन, अब अगला पार्ट और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब मान लो मेरे पास आ गया I इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो मैंने बताया भाई टेन इनवर्स एक्स अकेला आ रहा है, मुझे पता है कि इसके डिफरेंशिएशन में रूट नहीं आता, तो मैं इसमें स्ट्रेट कॉन्सेप्ट लगाऊंगा 1 इंटू, क्या लगाऊंगा 1 इंटू, ठीक है ना। 1 इंटू लगाया तो फर्स्ट हमारा टेन इनवर्स एक्स हो गया, सेकंड हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लगाते हैं, ठीक है। तो बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग ये बन गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी टेन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड होल इंटीग्रेशन। टेन इनवर्स एक्स हमारा एज इट इज रहा, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x हो गया, और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव हो गया x इंटू डी एक्स। सही है। अब एक फायदा दिख रहा है जहां इंटीग्रेशन करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करें, इसका कोई शॉर्टकट बताया था कभी? हाँ जी, किसी को याद है इसका कोई शॉर्टकट? हाँ, साइन डाल दूं? अरे साइन क्यों डाल दें? हाँ जी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कुछ हो रही है? क्या होता है? log fx प्लस सी, इसका खूब ध्यान रखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसका यूज करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टू तो अपने घर की खेती है, जहां मर्जी लगा देंगे, वेरिएबल छोड़ दे। टू में क्या है, कांस्टेंट से तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। टेन इनवर्स एक्स 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई ले। अब बता, तो बाई पार्ट्स में बेटा बहुत कम चांस लेना है कि हम दोबारा सब्स्टिट्यूशन करें, समझ गए? ऐसे ही बहुत जगह ये वाली फॉर्म बनेगी, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक है ना। और अभी हम एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। ये आ गया x एज इट इज, टेन इनवर्स x 1/2 log ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और जो इसको इस्तेमाल नहीं करेगा वो क्या करेगा, पहले इसको बाहर निकालेगा I1, फिर इसको पुट करेगा, सॉल्व करके लाएगा, फिर इक्वेशन 1 में पुट करेगा, फिर आंसर करेगा। तो आपको ऐसे करना ही नहीं है, आपको ये मेथड लगाना है। बात समझ गए? क्या लगाना है? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। इसीलिए मैंने दो कैटेगरी में क्वेश्चन को ब्रेक किया है, वहां कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अगर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स आ रहा है। ठीक है ना, यहां तक समझ गए? अच्छा, दूसरी बात बेटा हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ये सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन तो इंटीग्रेशन में जाएगा, पक्की बात है। कई बार हमें क्या करेगा कि क्वेश्चन का जो सेकंड फंक्शन है ना, डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग नहीं देगा, उसमें कोई ना कोई चेंज करना होगा। तो हमेशा याद रखो, बाई पार्ट्स जब भी आप अप्लाई करो तो सेकंड फंक्शन जिसको आप कंसीडर कर रहे हो, ध्यान रखो कि वो ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन उसकी हो जाए, वहां कोई वर्किंग नहीं होनी चाहिए ज्यादा। अगर ऐसा है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चन जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करो। अभी मिलेंगे तुम लोगों को बुकलेट में क्वेश्चन, पहले उसे पूरा सॉल्व कर लेना है। जब वो बन जाए कि भाई हाँ अब इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखी जाएगी, तब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो क्या ये बातें क्लियर हो गई? क्लियर? अब मुझे कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करके दिखाओ बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। I be the integration of secant क्यूब x। ये दो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, secant क्यूब x और cosec क्यूब x। ठीक है ना, ये कहीं दूर दूर तक नहीं लगता इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, दो फंक्शन है ही नहीं, इसमें तो एक ही फंक्शन है। ठीक है ना, अब इसमें 1 into वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हम इसे ब्रेक करते हैं, secant x इंटू secant स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझ गए? यही एक क्वेश्चन है जो आइलेट को गलत करता है। अब किसको करोगे, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसीलिए एनसीईआरटी आइलेट नहीं लिखता है, वो कोई रूल नहीं है, वो एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, ठीक है, जिससे आसानी से हम क्वेश्चन को निकाल पाते हैं। तो मैंने कहा ना 99.9% क्वेश्चन हो जाएंगे आइलेट से, लेकिन वो कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि हर किताब में उसको लिखा जाए। बात समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी इलीगल काम नहीं करता। तो वो क्या, उसने क्या हमें समझाया है, आइलेट मतलब आइलेट ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे? पेपर तुमने क्या पता बुक ठीक से पढ़ी ना हो, है ना? समझ गए? तो सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, जिसकी इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाए
उसको आप लेंगे फर्स्ट, सेकंड। डिफरेंशिएशन तो सबकी हो जाती है, मेन तो ध्यान इंटीग्रेशन पे रखने वाला है, तो कह रहा आप उसको सेकंड लो, बाकी जो बचे फर्स्ट लो। ठीक है, अगर आप रैंडम लेते हो तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आपको आना चाहिए सॉल्व करना। ठीक है ना, तो इसीलिए आईलेट बना दिया गया कि कई जगह क्वेश्चन वो है उससे सॉल्व हो जाते हैं। समझ गए बच्चों? तो अब इसमें क्या करना है, मुझे पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसान होता है। कितना होता है? 10x होता है। और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव जो मर्जी हो, डेरिवेटिव तो होता ही आसान है ना, वो तो कर ही डालेंगे। ये हो गया हमारे पास फंक्शन 2 और ये हो गया फंक्शन 1। अभी आगे और भी इसमें चीजें हैं, देखते जाओ। अब बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी सीकेंट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड एंड होल इंटीग्रेशन। सही है। अब सीकेंट एक्स हमारे पास एज इट इज रहा, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों? 10x हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स इंटू 10x, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या बन गया? 10x dx। ये आ गया हमारे पास सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई विद 10x एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx हो गया। अभी भी ये तो खत्म ही नहीं हुआ। अब किसको फर्स्ट और सेकंड ले? तो अब ऐसा नहीं करना, हमें क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है। क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? जो 10 स्क्वायर एक्स है इसे चेंज कर लेना है सीकेंड स्क्वायर एक्स की फॉर्म में। तो क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। क्या क्लियर है सबको? ठीक है ना। अब बच्चे ब्रैकेट खोलते हैं, ये आ गया हमारे पास सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाई 10x माइनस सीकेंट क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंट क्यूब एक्स माइनस सीकेंट एक्स। क्या क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है? अगर मैं इंटीग्रेशन सेपरेट कर लूं तो एक जगह क्वेश्चन बन रहा है, यानी सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स। समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे आप, जो ये सीकेंट एक्स बन गया, ये फिर से हमने इसको आई कंसीडर किया था, ये हमारा आई हो गया, और क्वेश्चन ऑलरेडी चल रहा है आई इज इक्वल टू समथिंग, मतलब यहाँ इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगी, क्वेश्चन दोबारा बनाना पड़ेगा। आई को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड में, आई प्लस आई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाई 10x। ठीक है, और प्लस सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सीकेंट एक्स प्लस 10x, यही होता है ना, याद है सबको? लॉग मॉड सीकेंट एक्स प्लस 10x। ठीक है, मैनेज कर लेना, प्लस सी। आई और आई कितना हो गया बच्चों? 2i, और इधर आ गया सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई विद 10x प्लस लॉग ठीक है, प्लस लॉग सीकेंट एक्स प्लस 10x प्लस सी। अब ये 2 ले जाओ आप डिनोमिनेटर में, तो i इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाई 10x प्लस, या दोनों के साथ हाफ लगा दें, ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना, अलग अलग कर देते हैं। दोनों के साथ अलग अलग हाफ कर देते हैं। तो ये आ गया 1/2 ऑफ सीकेंट एक्स इंटू 10x प्लस 1/2 ऑफ लॉग मॉड सीकेंट एक्स प्लस 10x, और c/2 का मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस c हो गया।
इस तरीके। नंबर 32 पर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 14, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लॉग 2x, ठीक है, एक्स क्यूब लॉग 2x, ठीक है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 14, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है I be the integration of x cube multiply with log 2x, x cube log 2x, ठीक है ना। अब बाई पार्ट्स लगाने से पहले, अब सबसे पहले बच्चों ये ध्यान दो कि फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा। फर्स्ट होगा log 2x, सेकंड क्या होगा x क्यूब। क्या x क्यूब की इंटीग्रेशन इजी है? x4/4 इजी है, यानी कुछ नहीं करना, सीधा बाई पार्ट्स हमें लगा देना है। तो चलो बाई पार्ट्स लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी log 2x हमारा एज इट इज आ गया। इंटीग्रेशन हो गई x क्यूब dx की माइनस d/dx ऑफ log 2x मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, और इस पूरे फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन, जो इनका प्रोडक्ट आएगा। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x4/4 log 2x, डेरिवेटिव ऑफ log 2x कितना हो गया बच्चों, 2/2x, 2/2x लिख दूं चलेगा ना, और मल्टीप्लाई विद x टू दी पावर 4/4 dx। 2 और 2 कट कर देता हूं, एक x और एक x कैंसिल हो गया, x टू दी पावर 4/4 log 2x माइनस x क्यूब अपॉन 4 dx। 1/4 को कर दो बाहर, ये आ गया हमारा log 2x माइनस 1/4 बाहर आ गया, x क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया बेटा 4/4 प्लस c। अब चाहो तो x/4 आप कॉमन रख लो अपॉन 4, ब्रैकेट के अंदर आ गया log 2x माइनस 1/4 प्लस c। जरा देखो इसका आंसर क्या दे रहा है, वही 16 कर दिया उसने, बाहर नहीं लिया, वही सेम आंसर है। समझ में आया, ठीक है ना। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डी एक्स सेम है, क्योंकि जो इंटीग्रेटिंग फंक्शन एक्स स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो रहा है, ठीक है ना। तो करते हैं इसकी इंटीग्रेशन। फर्स्ट हो गया हमारा tan इनवर्स एक्स, सेकेंड क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी tan इनवर्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx एंड होल इंटीग्रेशन। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, ठीक है ना। कितना इंटीग्रेशन हो गया x³ 3 इंटू tan इनवर्स x, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे किया तो कितना आ गया बेटा x³ 3 dx। कितना आ गया x³ 3 dx। x³/3 ये आ गया tan इनवर्स x, x³/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 x³/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सही है। अब क्या करना चाहिए, x³/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, क्या हो सकता है, अब यहां पे दिक्कत है ना। डायरेक्ट तो कर सकता हूं मैं, x³/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है।
अलग अलग हो नहीं सकता ना, एक्स क्यूब तो सिंपल है ना। देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ और थोड़ा बड़ा मेथड लगा भी सकते हैं, आपको लगाना पड़ सकता है, लेकिन अभी देखो मैंने क्या कर दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स कर दिया। अब समझो क्या किया है, शायद समझ गए होगे सभी, है ना। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास। फिर मैं तुम लोगों को इसका एक तरीका सिखाता हूं अभी। टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3, और बच्चे एलसीएम को किया सेपरेट, एक्स क्यूब और एक्स में से एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या ये बात ठीक है? अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, सिर्फ एक्स बचा। समझो सारे, क्लियर है बात? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बचा बेटा, माइनस 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अभी देखो दूसरा क्या, एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स बन गया, और पहला क्या बन गया, एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब बाई 3 टेन इनवर्स एक्स, 1/3 एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, और माइनस और माइनस प्लस 1/6, ये बन गया आपका लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। जरा आंसर चेक करो, आ रहा है? जल्दी बताओ, आ रहा है आंसर? हाँ बोलो जी। क्या है बाहर? हाँ, इसने बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 6 है, चेक करो आ रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों क्या है, हाँ मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना सबको, 1/3 इंटू 2 1/6 हुआ ना, आ तो रहा है, एक्स क्यूब बाई 3 टेन इनवर्स 1/6 एक्स स्क्वायर 1/6 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, आ तो रहा है। अरे ये 3 और 2, ठीक है। अब देखो यहां पे आपने देखा, जैसे मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया, दिमाग लगाया और सॉल्व हो गया। लेकिन इसका अगर इतनी जल्दी दिमाग ना चले तो अब एक है, चलता है, बहुत अच्छी बात है। बाई चांस किसी का ना चले, है कोई मान ले हम में से एक हो और दिमाग ना चल रहा हो, तो जब ये वाली फॉर्म आप देखते हो बच्चों, ठीक है ना, ये वाली फॉर्म है हमारे पास लीनियर अपॉन, हाँ क्या है बता, आज क्या हो गया आपको, घर पास है भाग के नहीं आया? अच्छा ठीक है ना, वरना 8 बजे तक उड़ जाते हो, फिर भी जल्दी है, इतनी जल्दी मत उठा करो। ठीक है, यहां तक आ गए। जब भी बेटा इंटीग्रेशन में पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल आ रहा है, रैशनल फंक्शन है, सबसे पहले ध्यान देना है डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर। अगर न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल टू डिनोमिनेटर है या डिनोमिनेटर से बड़ी है, ठीक है, डिग्री बड़ी है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। जो मैंने यहाँ पे आंसर निकाला है, देखना वही आंसर आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, देखो कैसे, डिवीजन मेथड याद है सबको? अच्छा अब चल फिर देख ले, क्या पता याद आ जाए। एक्स क्यूब को डिवाइड कर दिया किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, याद है ना। तो अब एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से कर देते हैं डिवाइड, कितना बचा, एक्स बचा ना। अब एक्स से ये क्वेश्चन आ गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या बना, एक्स क्यूब प्लस एक्स बना। देखो माइनस माइनस कितना आ गया बच्चे, माइनस एक्स। अब डिवीजन स्टॉप हो गई क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है। तो जब
एक्सप्रेशन की डिग्री डिवाइजर से कम हो जाती है तो वहीं पर वो रिमाइंडर होता है, क्योंकि और कोई वैल्यू नहीं है। आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो ये डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है, और हमारे पास क्वोशिएंट कितना है, एक्स, रिमाइंडर कितना है, माइनस एक्स। लिखते हैं ना ऐसे। अब दोनों साइड अगर ये दो एक्सप्रेशंस बराबर हैं, अगर मैं सेम क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये देखो, अब चेक करो वहां पे क्या आया था। वो मैंने डिवाइड डायरेक्ट कर दिया था कि ये चीज बना लेनी है मुझे, समझ गए? अब ये काम अगर डायरेक्ट याद ना आए तो आपको ये काम करना है, ये कट गया, ठीक है ना। अब इसी का और एक शॉर्टकट बनता है। क्या शॉर्टकट बनता है गौरव, कहां ध्यान है? जब आप डिवीजन कर लो तो पूरी फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, सॉरी बेटा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, डायरेक्ट लिख देते हैं। वो बनता इसी से है। क्या लिखना है, पूरी फ्रैक्शन लिखनी है हमें। देखो पूरी फ्रैक्शन मैंने लिखी, मैंने लिखा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू, इनका प्लस करके हमें ये आंसर मिलेगा। तो कब अप्लाई करना है इसको, व्हेन डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। व्हेन डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऐसा हो जाए तो ये आपको अप्लाई करना है, याद रहेगा इसमें, लिख लिया सबने, ठीक है ना। तो ये इसलिए क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, ठीक है। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और डिग्री कब आती है, जब पॉलिनोमियल की बात होती है, तो जरूर पॉलिनोमियल होंगे, वो लिखा हुआ बेटा वो देख, ठीक है। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन वी यूज डिवाइड। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब रूट एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहला हिंट तो यही मिल रहा है कि साइन के एंगल में रूट एक्स है, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है। तो यहां तो अभी कोई डिफरेंशिएशन ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, बन सकती है कोई, नहीं होगी ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट एक्स को टी पुट करेंगे। क्या काम करेंगे, रूट एक्स को टी पुट करेंगे, पहले रूट एक्स को खत्म करेंगे। पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स डी टी। डी एक्स की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, ये आ गई 2 रूट एक्स डी टी। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँ तो हमारे पास फंक्शन बन गया साइन क्यूब टी इंटू 2 रूट एक्स डी टी। क्या बेटा अभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, नहीं, जब तक एक्स से नहीं कर पाएंगे। रूट एक्स किसके बराबर है, टी के, 2 बाहर आ गया, ये आ गया टी इंटू साइन क्यूब टी डी टी। अब तो पक्का दिख रहा है ना बाई पार्ट से, समझ गए। अगर बेटा ये बाई पार्ट्स है तो सेकंड फंक्शन आप किसको मानोगे, सेकंड फंक्शन किसको मानोगे, साइन क्यूब को, साइन क्यूब को ही सेकंड मानोगे ना। अब साइन क्यूब को अगर मैं सेकंड मान रहा हूँ, साइन क्यूब टी को, तो प्रॉब्लम ये है कि साइन क्यूब टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है कुछ नहीं होगा ना, ठीक है। तो इसके दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि जैसे साइन क्यूब टी है, इसको सेपरेट आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो साइन क्यूब टी को सेपरेट इंटीग्रेट करना है तो क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी। फॉर्म याद आई, साइन क्यूब टी को लिख दिया साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी, साइन स्क्वायर टी को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और दोबारा से सब्सटीट्यूट किया।
वो अलग से हमने सब्स्टिट्यूट करके रख लिया, और जब उसकी इंटीग्रेशन का काम आया तो हमने वो इंटीग्रेटिंग वैल्यू रख दी। एक तो ये है। दूसरा मैंने मेथड आपको समझाया कि मैं क्या करता हूं कि जब मुझे बाई पार्ट्स लगाना होता है तो जो सेकंड फंक्शन होता है उसको मैं ऐसा बनाता हूं कि वो इंटीग्रेटिंग फंक्शन एक ही स्टेप में बन जाए। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो साइन क्यूब टी है बेटा, इस पे थोड़ा काम करेंगे, इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है साइन 3a, जो कि होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। याद आया? ये फॉर्म भी हम कर चुके हैं, अगर तुम लोगों को याद हो तो। अब बेटा क्या करना है हमें कि जो साइन क्यूब टी है इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ये हो गया 2 इंटू, ये हमारे पास t हो गया, साइन क्यूब टी की वैल्यू आ गई साइन 3t, साइन 3t माइनस 3 साइन, साइन 3t हो गया, ये आना चाहिए 3 साइन ए आना चाहिए, सॉरी 3 साइन ए माइनस साइन 3t, कितना आना चाहिए? 3 साइन ए माइनस साइन 3a, यानी t होना चाहिए 3 साइन t माइनस साइन 3t और होल अपॉन 4 dt। तो मैं अगर क्वेश्चन को करूंगा तो मैं इस हिसाब से करूंगा, 4 को बाहर लूंगा, ये आ गया बेटा 1/2, इसको लिखा 3t साइन t माइनस साइन 3t, और t दोनों से मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, यहां पर भी हम t कर देते हैं। समझ में आ रहा है? अब दोनों को चेंज कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 3/2 t साइन t dt और माइनस 1/2 t साइन 3t dt। अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन बन गए। ये आ गया हमारे पास I1 और ये आ गया हमारे पास I2। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, इसको चेंज किया। साइन क्यूब टी का फॉर्मूला क्या बनाया, 3 साइन टी माइनस साइन 3t और डिवाइडेड बाई 4 हो गया। 4 को बाहर ले आए, 1/2 हो गया, t इंटू 3 साइन टी तो बन गया 3t साइन टी माइनस t बेटा उससे मल्टीप्लाई हुआ t साइन 3t। ठीक है, फिर हमने इंटीग्रेटिंग फंक्शंस को अलग कर लिए। अब एक बार बाई पार्ट्स यहाँ लगाना है और एक बार बाई पार्ट्स यहाँ लगाना है। अब दोनों केस में देखो, पहले केस में साइन टी का इंटीग्रेशन सीधा माइनस कॉस टी, दूसरे केस में साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3t/3। इजी हो गया ना दोनों, लेकिन थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, अब दोनों को इंटीग्रेट कर लेना है पूरा और फाइनली फिर टी को चेंज कर देना है। समझ में आ रहा है? छोड़ रहा हूं इसको मैं। और इसका आंसर जो बुक में आंसर दिया हुआ है इससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि जो बुक का आंसर है उसने उसी मेथड से किया है। देखो क्यूब वगैरह आ रहा है, पावर आ रही है, इसमें पावर नहीं आएगा, लेकिन हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे साइन 3t का फॉर्मूला चेंज कर दो, कॉस 3t का फॉर्मूला जो इसमें कॉस 3t बनेगा उसका फॉर्मूला चेंज करोगे तो बन जाएगा वो। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट बस इसे इंटीग्रेट कर देना है। ये आपके लिए होमवर्क है, हो जाएगा ना? ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सीधा लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, डिफरेंशिएशन में जाएगा, तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमने क्या किया, 1 इंटू ले लिया। क्या लिया बच्चों? 1 इंटू ले लिया। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा हो गया, लॉग, और सेकंड फंक्शन हो गया 1। तो बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं तो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का बच्चों 2x हो गया, 1 का x हो गया,
dx आ गया, ठीक है ना। x एज इट इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करना चाहिए, ठीक है अनन्या बताओ क्या होना चाहिए अब उसकी इंटीग्रेशन के लिए। डिवाइड वाला रूल लगा लेना चाहिए या कुछ फंडामेंटल सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े तरीके नहीं सोचने चाहिए। क्या 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आसान हो जाएगा, बस ऐसे सोचना है, ठीक है ना। एकदम दिमाग में फिट नहीं करना कि भाई वही लगा देना चाहिए। देखो जब मैंने रूल लगाया बेटा, जब मैंने क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व किया तब भी मैंने वो रूल नहीं लगाया, याद है, तब भी मैंने वो रूल नहीं लगाया। मैंने कोशिश की कि मैं कुछ ऐसा करूं कि वो ऐसे सॉल्व हो जाए वहीं के वहीं, कोई डिवीजन नहीं किया। वो तब है जब कुछ ना समझ में आए, तब चलो भाई ये एक रूल होता है, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमेशा याद रखना है कि ये वाली इंटीग्रेशन इजी ही होनी चाहिए। अगर मुश्किल हो रही है तो कहीं हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं ढंग से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस करते हुए ध्यान रखो, x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बेटा सेपरेट किया तो कितना बन गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वो तो शो करने की जरूरत नहीं है ना, सब समझ गए ना, सेपरेट किया और सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, ये आ गया x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -2 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x हो गया और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, tan इनवर्स x। क्या बन गया, tan इनवर्स x। और ओवरऑल आंसर हमारे पास आ गया +c, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना, समझ गए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लगभग हमने सारे पार्ट कर लिए, बस आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 22 नहीं करना, ठीक है ना। हाँ क्योंकि इनवर्स में अब बेसिक रूल खत्म हो गए हैं तो ये नहीं करना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, ये नहीं करना। समझ में आ गया बेटा। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की सब फॉर्म पर चलते हैं। मुझे लगता है हर क्वेश्चन कर लोगे, अब कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन इसमें नहीं है, सारे हो जाएंगे बाय पार्ट्स में, ठीक है ना। अब हम अगली फॉर्म करने चल रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, 10, हाँ 10 3t बन जाएगा, 10 से 10 कंपेयर 3t हो जाएगा और 10 का उधर डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर टी, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो t सीकेंड स्क्वायर टी को इंटीग्रेट करना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे आता ही है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखना आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x dx, ये हमारे पास फॉर्म आएगी। कैसे पहचानोगे कि ये यही फॉर्म है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया x इंटू ई टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x तो उसमें भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब e टू दी पावर x के साथ ऐसे सिंपल फंक्शन नहीं जिनका आराम से इंटीग्रेशन हो जाए, वो नहीं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे तो समझ जाओ यही वाली फॉर्म है। क्या है, e टू दी पावर fx प्लस f डैश x। ये ध्यान रखो कि इतनी आसानी से नहीं नजर आएगा fx प्लस f डैश x, कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे किस ब्रैकेट के अंदर यहां पर, और फिर आपको fx प्लस f डैश x मिल जाएगा। क्लियर हुआ, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये dx है तो यहां e की पावर सिर्फ x ही होनी चाहिए, अगर ये dt है तो e की पावर सिर्फ t होनी चाहिए, समझ गए। जैसे मान लो यहां dx लिखा है लेकिन पावर है e टू दी पावर 2x, तो ये पक्का समझ जाओ पहले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन होगी, और सब्स्टिट्यूट किसे करना है, e की पावर को ही सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी पावर होगी। e की पावर 2x है तो आपको 2x को t पुट करना है, e की पावर sin x है तो sin x को t पुट करना है। बात समझ में आ गई सबको। 2 बातें याद रखनी है भाई, अगर e टू दी पावर x के साथ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो यही फॉर्म है, और अगर ये फॉर्म है
और फिर आप देखो dx के साथ जो e टू दी पावर x है, मतलब सिंगल वेरिएबल है या नहीं है। अगर सिंगल वेरिएबल नहीं है तो उसी e की पावर में जो चेंज आया है उसी को t पुट करना है, तो बिना सब्सटीट्यूशन के नहीं होगा। अगर e की पावर एज इट इज है तो सब्सटीट्यूशन नहीं होगी, ये समझ जाओ, बिना सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इसका जो बेटा आंसर आता है वो आंसर आता है EX FX, सीधा लिख देते हैं फॉर्म बना करके, EX FX प्लस सी। क्या लिखते हैं? EX FX प्लस सी। अब देखते हैं ये आता कैसे है, इसका प्रूफ समझा देता हूं। कई जगह इस तरीके के मेथड का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले फंक्शन को ओपन कर देना है, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स अलग कर दो, प्लस e टू दी पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स अलग कर दो। जो e टू दी पावर x एफ डैश एक्स है उसे ऐसे ही रहने दो, और जो e टू दी पावर x एफ एक्स है इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक्सपेंड करो। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट ही होता है, तो इसका मतलब एफ एक्स फर्स्ट ही होगा और ये आपका सेकंड होगा। अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट्स आप कहते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दी सेकेंड, ठीक है, माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ दी सेकेंड एंड होल इंटीग्रेशन, प्लस ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स में कोई चेंज नहीं करना। सही है, एक मैंने गलती की है, यहां मैंने एफ डैश एक्स लिख दिया है, मुझे लिखना चाहिए था एफ एक्स। ठीक है ना, यहां एक गलती कर, इंटीग्रेशन है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस और होल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, होल इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस प्लस ये फंक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे अब बेटा सॉल्व करूं तो ये आ गया ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो गया, ठीक है, प्लस ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, है ना, और बचा क्या फाइनली, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये इसका प्रूफ हो गया। समझ में आया? ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर अभी समझाता हूं आगे। आपको पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 15। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, कह रहा है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, और ब्रैकेट के अंदर है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन और होल अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। समझ में आया? अब सबसे पहला काम क्या देखना है, ई टू दी पावर एक्स आ रहा है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशन आ रहा है एक, तो इसका मतलब फॉर्म वही है, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। दूसरा देखो, क्या ई की पावर सिंगल वेरिएबल है? बिल्कुल सिंगल वेरिएबल है, यानी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। अब हमारा काम है अंदर वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना। अब बेटा अंदर वाला फंक्शन किससे किससे रिलेट होना चाहिए? डिनोमिनेटर से, तभी तो सॉल्व होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो ये एक्स स्क्वायर है इसमें करूंगा -1 और +2। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? क्यों ऐसा किया? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर -1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तभी x + 1 आएगा, नहीं तो आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो अपनी मर्जी से +1 -1। ठीक है, आगे सॉल्व करें। अब कर दो बेटा एलसीएम को सेपरेट, ये आ गया एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स + 1 होल स्क्वायर +2 अपॉन एक्स + 1 होल स्क्वायर dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा दो फॉर्मूला, क्या आ गया, x -1 x + 1 डिनोमिनेटर में आ गया x + 1 होल स्क्वायर +2 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर। क्या सही है? सबको समझ में आ रहा है?
अब बेटा एलसीएम कर सेपरेट करने के बाद एक x+1 से x+1 कैंसिल आउट हो गया, ये और ये चला गया, बचा क्या? ये हमारे पास आ गया e⁻x x-1 अपॉन x+1 प्लस 2 अपॉन x+1 होल स्क्वायर dx। क्या बच्चों अब प्रॉपर जजमेंट ले सकते हो कि fx कौन सा होगा, f' कौन सा होगा? ध्यान से सोच के बताओ। क्या हो गया सौम्या? कौन सा होगा, fx और f'? कैसे बेटा जजमेंट की? वेरी गुड, जब क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर आने वाला है, वहां थोड़ी आएगा, ठीक है? और कंफ्यूजन हो तो डेरिवेटिव कर लो, लेकिन इतनी करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है ना? तो अब हमें पता चल गया कि fx कौन सा होगा, ये रहा हमारे पास fx, और f' कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्लियर है? तो आंसर क्या कहता है बेटा? आंसर इसका आता है ex fx प्लस सी, यानी e⁻x x-1 अपॉन x+1 प्लस सी। समझ गए? इतनी सी बात है इसके अंदर। क्लियर? अब आते हैं इसके सेकंड पर। अब तुम लोगों को जो मैंने प्रोसेस बताया, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो पूरी जजमेंट आएगी। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन x, और ब्रैकेट के अंदर है बच्चों x log x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू लॉग एक्स। अब 2 मिनट के लिए रुक जाओ, अब ध्यान से समझो। जैसे ही बच्चों अगर आपने मेरी उस बात पे ध्यान नहीं दिया तो यहां इस क्वेश्चन में सब जरूर गड़बड़ करेंगे। देखो कैसे इसने कंफ्यूज कर रखा है। e⁻x है, एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसका मतलब e⁻x fx प्लस f' है, लेकिन सबका सीधा फोकस जाएगा log x है और यहां 1/x है, तो क्या करेंगे, log x को t पुट कर देंगे। और मैंने आपको किस बात के लिए रिस्ट्रिक्ट किया है? सबसे पहले e⁻x को देखना है, अगर वो सेम है तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, चाहे दिखाई दे रही है आपको। समझ गए? तो क्या करना है, यानी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी तो बाकी के जितने बचे हुए फंक्शन है उनके बीच में सिंप्लीफिकेशन करनी है। यानी x को मैं अंदर लेके जाऊंगा, x को अंदर लेके गया तो क्या बन गया, ये log x होल स्क्वायर, क्योंकि x से x कट गया, प्लस ये क्या बन गया, 2 log x अपॉन x dx। अब बच्चों जरा चेक करो कौन सा fx है और कौन सा f'? log x होल स्क्वायर, साफ दिख रहा है ना? 2 log x और log x का 1/x। नहीं तो वो अगर आपने गड़बड़ कर दी तो क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना? समझ गए? तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, जब हमारे पास e⁻x चेंज हो तभी सब्स्टिट्यूशन करनी है, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन इस फॉर्म में नहीं करनी। तो आंसर क्या आ गया, ex fx। आंसर क्या आ गया, ex fx, यानी ex log x होल स्क्वायर प्लस सी। समझ में आ गया? नोट करना है, आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन कहता है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स और होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू e⁻−x/2 dx। करेक्ट है बेटा? e⁻−x/2 dx। अब मुझे ये दिख गया भाई e⁻x साथ में कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, तो यानी फॉर्म कौन सी है, e⁻x fx प्लस f'। दूसरा हम फोकस डालेंगे कहां पर, e⁻x पर। देखो dx है तो क्या होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है, तो मैं समझ गया कि पहले सब्स्टिट्यूशन होगी बाद में फॉर्म बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, पुट, पूरा सब्स्टिट्यूट कर देना बेटा, उसमें कुछ नहीं सोचना। तो अब हमने लिया पुट -x/2 इज इक्वल टू टी, यानी -x हो गया 2t, डेरिवेटिव किया -dx 2dt,
तो dx की वैल्यू आ गई -2 टाइम्स ऑफ dt, यही वैल्यू आ गई ना। अब ये सारी वैल्यूज लाओ और इंटीग्रेशन में रिप्लेस करो। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन को क्या लिखोगे, -2t, x की जगह सारे एक्सचेंज करने पड़ेंगे ना। और बेटा डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 प्लस कॉस ऑफ -2t, और dt के साथ क्या आ जाएगा, e टू दी पावर t हो जाएगा, और -2 इंटू dt हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है बच्चों। अब आ जाओ, साइन माइनस थीटा क्या होता है, यानी 1 प्लस साइन 2t। डिनोमिनेटर बेटा कॉस माइनस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस 2t, e टू दी पावर t dt, और -2 को ले आते हैं बाहर। क्लियर है ना, समझ गए। अब पूरी फॉर्म अब प्रॉपर है, देखो dt e टू दी पावर t, यानी अंदर अब एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। आप लोगों को याद हो कि अगर 1 प्लस साइन 2t या 1 माइनस साइन 2t आता है तो क्या करते हैं, सही है, याद आया। कैसे a और b पहचानोगे, साइन 2t का ब्रैकेट ऑफ फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन t cos t, यानी a साइन t और b cos t। और अगर 1 प्लस साइन t हो तो 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, a क्या हो गया साइन t बाई 2 और b क्या हो गया cos t बाई 2। समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है बेटा साइन 2t को लिख सकते हो आप 2 साइन t मल्टीप्लाई विद cos t, और डिनोमिनेटर में जब सब कुछ t में चेंज हो रहा है तो cos 2t को भी बदलो, 2 cos स्क्वायर t dt। बात मेरी समझ में आ रही है। 2 को बाहर ले गए, कट कर दिया, माइनस आ गया बेटा, और न्यूमरेटर में क्या बन गया, साइन t प्लस cos t होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर t और मल्टीप्लाई विद e टू दी पावर t dt। न्यूमरेटर से रूट खत्म हुआ, स्क्वायर से सिंप्लीफाई हो गया, साइन t प्लस कॉस t अपॉन कॉस स्क्वायर t, और बाहर है e टू दी पावर t dt। एलसीएम को करिए सेपरेट, साइन अपॉन कॉस tan t, यानी ये बन गया सीकेंड t मल्टीप्लाई विद tan t, और प्लस कॉस से कॉस कट गया, 1 बाई कॉस क्या बन गया सीकेंड t, और ये आ गया e टू दी पावर t dt। अब बताओ सीकेंड t इंटू टेन टी और सीकेंड t में से fx कौन सा है, f डैश x, सीकेंड t, तो आंसर कितना आ गया -e टू दी पावर t सीकेंड t प्लस c, और t हमने क्या लिया है बेटा, t क्या लिया हमने -x/2, ठीक है ना, t क्या लिया हमने -x/2। तो ये पूरा क्वेश्चन चेंज होकर के बन गया -e टू दी पावर -x/2, और सीकेंड के अंदर आ गया -x/2 प्लस c। सीकेंड माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंड माइनस थीटा इज सीकेंड थीटा। आंसर चेक करिए, यही आ रहा है, सबको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पूरी की पूरी खत्म हो गई है, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 10, जो इतनी देर से नहीं कर पाए, ठीक है, तुम लोग सोचोगे क्यों नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 10, दिन रात सो नहीं पाओगे। कह रहा आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स। अगर पेपर में मुझे ये क्वेश्चन मिलेगा तो मुझे थोड़ी पता चल रही कौन सी फॉर्म है, लेकिन एक चीज मुझे पता चल रही है। क्या पता चल रही है, यहां पर कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है, ये देखो। तो ये तो पक्का पता चल गया सब्स्टिट्यूशन होगी भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो सकता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो सकता है, लॉग का कैसे होगा। तो मैं क्या करूंगा,
पहले मैं log x को पुट करूंगा t, पुट कर दिया, ये आ गया 1/x dx dt। तो dx किसके बराबर आ गया, x इंटू dt। अब मेरा क्वेश्चन जो चेंज होकर के आया, ये आ गया हमारे पास साइन t प्लस कॉस t इंटू एक्स डी टी। क्या अभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि जब तक x रहेगा कैसे करोगे। अब x को मुझे चेंज करना है। अगर x को चेंज करना है तो हमें वहां जाना है जहां हमने x फंक्शन को पुट किया हुआ है। यहां पर देखा जाए तो बेस कितना है, e। क्या वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद है? t बन जाता है e टू दी पावर x, ये आ जाएगा e टू दी पावर में, और x आ जाएगा t की जगह। log से एक्सपोनेंट में चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट। अब पूरा बहुत दिमाग में फिट कर लो, बहुत जगह ये यूज होगा। ये आ गया e टू दी पावर t इज इक्वल टू x। अब हमारा क्वेश्चन बन के आ गया साइन t प्लस कॉस t, साइन t प्लस कॉस t, x की जगह आ गया e टू दी पावर t dt। अब बताओ, है मुश्किल? fx कौन सा है, f डैश x कौन सा है? साइन t और f डैश x कॉस t। तो आंसर क्या आ गया, e t प्लस c। अब e t किसके बराबर है, x के। साइन किसके बराबर है, log x के प्लस c। अब बताओ इसमें कोई जरूरत थी? पहले हमें समझना है कि बिना सब्स्टिट्यूशन के तो होगा नहीं। जब सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो x बच गया। अब x को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने x को चेंज किया, अब मेरे पास फॉर्म आ गई। अभी क्लियर हुआ, समझ गए? ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाओ। अब 11 आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12, अब आपका 10th हो जाएगा, 11th हो जाएगा, 15th हो जाएगा। लिया है क्वेश्चन नंबर 12, आ गया। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x, आ गया आंसर, शाबाश। 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है ना। अब फॉर्मूले तो सब जगह दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो e टू दी पावर 2x को पहले t पुट कर लेना चाहिए, क्लियर है ना। तो पुट कर लेते हैं। पुट e टू दी पावर x इज इक्वल टू t। तो ये बन गया 2 dx dt। 1/2 बच्चों बाहर ले लो, ये बन गया e टू दी पावर t 1 प्लस साइन t अपॉन 1 प्लस कॉस t, और ये हो गया dt। 1/2 एज इट इज, e टू दी पावर t एज इट इज, 1 प्लस साइन t को क्या लिख सकते हो, 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2। 1 प्लस कॉस को क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 dt। अब एलसीएम को करो सेपरेट, तो ये आ गया आपका सीकेंड स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 2, यही आएगा ना, प्लस अब यहां पे 2 से 2 कट जाएगा, कॉस से सिंगल कॉस कट जाएगा, क्या बना 10t बाई 2 dt। अब बताओ fx कौन सा है, f डैश x कौन सा है, 10t बाई 2 fx है, f डैश x सीकेंड स्क्वायर t बाई 2 बाई 2 है। तो आ गया 1 e टू दी पावर t 10t बाई 2 प्लस c, और t बाई 2 बेटा किसके बराबर है, x के बराबर है, और x यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है ना। ये हो गई हमारे पास, फॉर्म्स खत्म हो गई सारी। ठीक है।